ये बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हाय, रिक्वेस्ट, मेरा फोटो जो है, मेरा वीडियो जो है वो स्पॉटलाइट पे रख दो ताकि आपको मेरे अलावा और किसी का फोटो, किसी का इमेज न दिखे। बराबर बेटा? और फिर आप लोग आगे कर सकते हो। बराबर? हाँ या ना? पक्का? हिस्ट्री चैप्टर 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। आप में से कितने लोगों को देश की इकोनॉमी की चिंता है? ईमानदारी से ऑन अ फ्रैंक नोट मुझे भी बहुत है। तो आज जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस चीज पे, आज जो हमारे देश में 47 से लेके आज 2020 तक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस प्रकार हुई। आज जस्ट इमेजिन करो 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ और आप तब के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते तो आपकी दशा क्या होती। इंडिया आजाद हुआ ना, तब हमारी हालत बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे कोरोना के बाद किसी कंट्री की हो जिसने पूरे 200-300 दिन कंप्लीट लॉकडाउन, पूरे बोले ना 200 साल तक लॉकडाउन सहन किया ना, वैसी। हमारे सर कहा करते थे, बहुत ही ब्यूटीफुल एनालॉजी उन्होंने ली थी कि हम लोग को लगता है कि अंग्रेजों को हमने भगाया, मगर अगर गौर से हिस्ट्री देखें तो एक कड़वा सच ये है कि एक मच्छर एक शरीर पर तब तक रहता है जब तक उस शरीर में खून है। जब उस शरीर में से खून ही निकल जाए फिर वो मच्छर उस शरीर पे रहेगा ही नहीं, क्योंकि ले क्या। अंग्रेजों ने जब इंडिया में आए थे तब ऐसा था, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अंग्रेज आए तब जहां डाल डाल पर अंग्रेजी गधे कबूतर करते बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और फिर बाद में ऐसी हालत हो गई, ना डाल है ना पेड़ है, अब क्या होगा ये भारत देश का मेरा। ऐसी हमारी अवस्था थी। तो हमारे सर कहा करते थे कि अंग्रेज इसलिए चले गए क्योंकि जब अभी एक बॉडी में से पूरा खून ही गायब है तो वो इधर थोड़ी रहेंगे। उन्होंने इंडिया में आए, ऑफ कोर्स इंडिया को मॉडर्नाइजेशन दिया, एजुकेशन सिस्टम दिया, रोड्स बनाए, रेलवेज बनाए, हमारे वहां पूरे राजा महाराजाओं से डेमोक्रेसी की नींव रखी, वो सब किया, इंडिया को एक मॉडर्नाइज किया। मगर इंडिया पे रूल करने के लिए उन्होंने डिवाइड, कभी मत भूल, डिवाइड एंड रूल किया। हिंदू मुस्लिमों में झगड़े करवा दिए। ऑलरेडी कास्ट सिस्टम थी, रिच क्लास, पुअर क्लास, बैकवर्ड क्लास, क्या स्थिति का। तो वो सब चीजें, वो सब गड़बड़ियां तो थी हमारे वहां पे। तो उन्होंने बोला ये सब गड़बड़ियों को हैंडल करने के लिए हम क्यों यहाँ पे रहें। और ऑलरेडी फर्स्ट 2 वर्ल्ड वॉर में उनकी कमर टूट गई थी और उन लोग को जल्दी अपनी प्रोग्रेस करनी थी। सो दे लेफ्ट इंडिया। और इंडिया की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे सपोज घर में तुम यंगस्टर्स की पार्टी हो और पूरा घर आपके लिए खाली हो और कोई बंदिशें ना हो, तो तुम लोग उस घर की क्या हालत कर दो। समझो एक पूरा बंगला हो और वहां पे आपको जो करना है, आप अंदर क्रैकर्स फोड़ सको, जो करना वो कर सको, आप चीजें इधर उधर अस्त व्यस्त कर सको, कुछ भी कहीं पे भी गिरा सको, कारपेट सब गंदा कर सको और पूरी हालत हो। तो सोचो ऐसे घर में पार्टी के बाद नेक्स्ट डे सुबह अगर मम्मी डैडी आए तो घर की क्या हालत होगी। इंडिया की बिल्कुल वैसी ही हालत थी कि कहां से शुरू करें, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इसीलिए हमारे जो लीडर्स थे वो बहुत ही फार साइटेड थे। एसएमटीबी उनको ही काफी कुछ फॉलो करता है, जैसे हम लोग आपको वीकली स्केड्यूल्स दे देते हैं। बराबर? कहते हैं ना, पहले एक आसमां पैदा कर फिर परों में जान पैदा कर। वाह। यानी कि पहले एक गोल ले और उस गोल को बाद में हासिल करने के लिए अपने में एक जोश पैदा कर। तो पहले एक आसमां पैदा कर फिर परों में जान पैदा कर। उसी तरह हमारे लीडर्स ने कहा कि आज एक गवर्नमेंट 5 साल तक रहेगी। बराबर? तो हर 5 साल की शुरुआत में वो गवर्नमेंट अपने लिए एक गोल रखेगी कि हमें ये हासिल करना है, हमें ये हासिल करना है।
and then they would work towards it. तो 47 से शुरू हो गया 5 years प्लान की पूरी कहानी. फर्स्ट 5 year प्लान, सेकेंड 5 year प्लान, थर्ड 5 year प्लान, फोर्थ 5 year प्लान, फिफ्थ 5 year प्लान, सिक्स्थ 5 year प्लान, सेवेंथ 5 year प्लान. आप अगर गौर से देखें तो 7th 5 year प्लान तक सब बराबर चल रहा है. 1985 5 साल 5 वर्षीय योजना है. 51 to 56, 56 to 61, 61 to 66, 66 से 69 ब्रेक आता है. क्योंकि तभी सरकारें हर साल बदल रही थी. इंडिया में सरकारों का फैशन आ गया था, इसलिए 3 साल कंटिन्यूअस सब बदलता रहा. फिर 69 to 74, 74 to 79, फिर एक साल रह के 80 to 85, 85 to 1990, फिर 1990 to 97, 97 से 2002 यहां तक हम पढ़ेंगे. तो ये सारे प्लान्स हैं. इन प्लान्स के बाद एक बहुत ही बड़ा कदम बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, उसके बारे में. फिर या मदिया, फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम. उसके बाद एक बहुत ही ट्रेजिक हादसा, दैट इज इश्यू ऑफ वर्कर्स, उनके बारे में. एंड देन देयर इज वन मोर थिंग, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है. तो ये सारी चीजों के बारे में आफ्टर 2002 देयर वर 5 year प्लान्स, मगर वो नहीं, वो अगर स्टडी करने का होता तो ये बुक में आपको 2002 तक ही दिया हुआ है. तो अगर इस विशाल चैप्टर, द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ योर एंटायर 9th and 10th को हम डिवाइड करें तो सबसे पहले 5 वर्षीय योजना है 5 year प्लान्स, और वो भी टोटल हम लोग 9 5 year प्लान्स पढ़ेंगे. सेकेंड पार्ट अपनी बुक में आप लिख सकते हो, फर्स्ट बुक और पेन बन ले लो. पहले हम लोग 9 5 year प्लान्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे 20 पॉइंट प्रोग्राम, जो कि एक इंपॉर्टेंट आंसर है. फिर एक दर्दनाक कहानी, स्टोरी विच डज नॉट हैव अ हैप्पी एंडिंग. बोलते हुए मुझे भी बहुत बुरा लगता है उस स्टोरी को. इश्यू ऑफ वर्कर्स. उसके बाद हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे आएंगे, बराबर, और ये चैप्टर खत्म. सो पता चला इस चैप्टर में क्या क्या फेजेस, क्या क्या स्टेप्स हैं. सर पहले ये मिक्स्ड इकोनॉमी भी है. हाँ, यानी कि थोड़ा सा पहले बताया हमारे इंडिया में कौन से टाइप की इकोनॉमी है. ये 5 years प्लान पढ़ेंगे ना तो सारे के सारे मोरलेस आपको सेम ही दिखेंगे. तो जिन लोग के एग्जाम्स खत्म हो चुकी है उन लोग के लिए एक प्रोजेक्ट वर्क टाइप मीत ने तो मुझे भेजा है, उनकी स्कूल में जो भेजा है वो आपके नोट्स में भी होगा. हर एक प्लान को एज अ टेबल, हर एक प्लान का टेबल. सो लेट्स गेट रेडी फॉर द स्टोरी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. बराबर. बुक बंद खुलना, बुक बंद करना है खोलना है, बुक बंद करना है खोलना है, घड़ी 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 वैसे होना है ताकि थोड़ा एक्टिव रहे. बराबर. अपने अपने घरों में रह के थोड़ा चिल्लाना भी है, थोड़े से आंसर्स भी जोर से देने हैं. बराबर. हाँ या ना. या यू कैन मेक माइंड मैप फॉर द 5 प्लान्स. बराबर. वही हमारी 3 चीजों का हमें उपयोग करना है, मिशन, मेमोरी पैलेस, विजन पैलेस. बराबर. सभी चीजों का. चलो शुरू करते हैं. पहले बुक्स बंद कर दीजिए. हम इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी, उनके 5 year प्लान्स, उनकी सक्सेस, नेशनलाइजेशन, 20 पॉइंट प्रोग्राम, मिल वर्कर स्ट्राइक एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. ये फर्स्ट पैरा में दिया हुआ है. मिक्स्ड इकोनॉमी, 2 इकोनॉमीज थी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट. तो हम कौन सी राह पर जाएं उसके लिए बहुत सारे डिस्कशन हुए. तो डिस्कशंस के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा अंग्रेजी शब्द चुना गया है. कोई मुझे बता सकता है वो अंग्रेजी शब्द कौन सा है? या यू कैन ओपन द टेक्स्ट बुक बैक अगेन एंड टेल मी. आप जब भी कोई ऐसे होगा उसमें यही शब्द को चूज करेंगे. सौम्या, मीत पटेल gave the answer. And how many people are? Don't ask me the page number. Page number 15, chapter 4, dear. Brainstorming. It's a very beautiful word, brainstorming. आज आपको कोई भी ऐसे आए, सर हिस्ट्री में भी ऐसे डाल रहे हो? हाँ थोड़ा डालते हैं ना. आज आपको अगर कोई भी ऐसे आए, राइट एन ऐसे ऑन, या तो
लेटर या कुछ भी हो जिसमें आपको बोलना है कि भाई हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, पॉल्यूशन है तो उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, करप्शन है तो उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना, तो ये वर्ड लेके आप एक सेंटेंसेस कर सकते हो। दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस should be conducted on various social platforms to churn out innovative ideas to find varied problems, varied solutions to the myriad problems of dash. मस्त बोला, कुछ समझ में नहीं आया। वेल ये इंग्लिश का एक फ्रेज है जो मैं कई जगह यूज करता हूँ जब भी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने हो तो पीआर में भी। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन यानी कि डिस्कशन शुड बी कंडक्टेड ऑन वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म्स। क्यों? ताकि सॉल्यूशंस निकालें। तो टू चर्न आउट इनोवेटिव सॉल्यूशन, टू चर्न आउट इनोवेटिव सॉल्यूशन, बराबर, फॉर द myriad प्रॉब्लम्स, MYRIAD, myriad यानी कि वेरियस प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डैश। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके सॉल्यूशन में आप ये डाल सकते हो। ज्योग्राफी के साथ थोड़ा, हिस्ट्री के साथ थोड़ा इंग्लिश भी आ गया। वेल आजादी से पहले ही लोग सोच रहे थे क्या करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने बोला मिडिल पाथ, हम एक्सट्रीम्स जाना ही नहीं है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म नहीं, क्योंकि कैपिटलिज्म के भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, सोशलिज्म के भी। हम मिक्स्ड इकोनॉमी लेते हैं। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, मींस ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड, सोशलिस्ट में दे आर ओन्ड बाय द स्टेट, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के हाथ में भी रखो और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी रखो। रिलायंस भी रहेगा, गरुड़ा भी रहेगा, इंडिगो भी रहेगा, एयर इंडिया भी रहेगा, रिलायंस का मेट्रो भी रहेगा और अपना मुंबई का लोकल ट्रेन भी रहेगा, MTNL भी रहेगा, मेरा टेलीफोन नहीं लगता, सॉरी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और एयरटेल, हवा बोलो, और आई मीन वही सब, वो सब भी रहेंगे। वड़ा पाव, विदाउट पाव वाला वड़ा फोन, वोडाफोन, वो सब भी रहेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों रहेंगे। ये पब्लिक सेक्टर यानी कि वो इंडस्ट्री जो कंप्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में होगी। जैसे कि कौन सी चीज हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में, कौन सी इंडस्ट्री नहीं दे सकते, आपको पता है? जिसने टेक्स्ट बुक अभी देखी होगी उसको पता चल गया होगा। कौन सी कंपनी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में कभी देनी नहीं चाहिए? नहीं, केमिकल देते हैं, फिनाइल वही लोग बनाते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट, बराबर। सोचो अगर बंदूकें बनाना अगर किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के हाथ में होगा तो यार मुंबई में बात बात में तेरा गाड़ी ने मेरे गाड़ी को क्या, सर हम लोग भी सर ज्यादा होमवर्क दिया क्या होना, नालायक हो, ऐसा नहीं। तो डिफेंस इक्विपमेंट यानी कि प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट वो गवर्नमेंट के हाथ में आज भी है और अच्छा है आज भी। प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल जनरली कंज्यूमर गुड्स, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, ETC टूथपेस्ट, साबुन, वो सब। ज्वाइंट सेक्टर जिसमें दोनों होंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी स्मूथली चलना है तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है और लोगों का पार्टिसिपेशन भी लेना है। कोशिशें करनी है कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों की अच्छी बातें मिला के मिक्स्ड इकोनॉमी। एक्चुअल में ये शायद मैंने बोला है या नहीं बोला पता नहीं, हमारी गवर्नमेंट में जो सिस्टम है ना वो रॉबिनहुड गवर्नमेंट है, अमीरों से लो गरीबों को दो। बेस्ट एग्जांपल, आप टपरी पे चाय पियो 5 या 10 रुपया कटिंग, अपना रामंजनैया या किसी डेलिकेसी या सपना ऐसी होटल्स में जाओ तो आई थिंक सो चाय का भाव होगा 25-30 रुपीज। ये मैंने एग्जांपल शायद दिया था। और बाद में जैसे जैसे आप आगे जाओ, ताज में जाओ तो सीधा 500, 700, 800 रुपए, और वो भी चाय तुम खुद ही बनाओ। यानी कि जितने जितने अमीर होते जाते हो उतना उतना टैक्स ज्यादा भरो। साइकिल पे ज्यादा टैक्स नहीं है, कार लो बहुत टैक्स, BMW लो 2 लाख 3 लाख रोड टैक्स, उससे भी ज्यादा। बालाजी मसाला वेफर नहीं, वो 4 चक्री वाली गाड़ी। सो मिक्स्ड इकोनॉमी में मेन नेशनल इंटरेस्ट को, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि प्रॉफिट मोटिव तो रहता है, एंटरप्रेन्योरशिप तो रहता है, मगर डिसिप्लिन भी रहता है, टाइम बाउंड प्लानिंग रहता है।
डिफेंस, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, रोड, रेलवे, वाटरवे, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, जिसमें बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए था। तो जब आजादी मिली ना, तब कोई भी उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। जब आजादी मिली तो कोई भी है ना रेलवे या मेट्रो या वो बनाने में किसी को इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि रिटर्न्स जल्दी नहीं आते। इसलिए अथर्व आपके ससुर ने रेलवे रोडवे में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लिया, तो हमारे वहां बनते ही नहीं, इसलिए गवर्नमेंट उसमें आई। एंड इन स्टील इंडस्ट्री, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अपनाया और 5 वर्षीय योजना बनाने लगी। 1973 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुई, उससे हमारी डेवलपमेंट और बढ़ी। यहाँ पे कोशिशें की गई थी टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ हैवी इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल फैमिलीज एंड फॉरेन इंडस्ट्री, रिमूव द इम्बैलेंस इन रीजनल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सेक्टर को भी ज्यादा जोर दिया। 5 ईयर प्लान्स, कॉलोनियल पावर ने हमें बहुत ही इकोनॉमिकली एकदम मस्त एक्सप्लॉइट किया था। जब अंग्रेज गए तो हमारे पास ये सारे प्रॉब्लम थे। पी पर से टाइप करो सब लोग, पॉवर्टी। यू पर से अनएम्प्लॉयमेंट। पीजी वो तो आज भी है, पॉपुलेशन ग्रोथ, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। प्लानिंग जरूरी था, प्लानिंग काफी जरूरी था। इंडिया ने प्लानिंग कमीशन बनाया, फर्स्ट एफआईबी, पेज नंबर 16। इंडिया एस्टेब्लिश प्लानिंग कमीशन इन डैश विद डैश एज इट्स चेयरमैन 1950 में, विद पंडित जवाहरलाल नेहरू एज इट्स चेयरमैन। उन्होंने इंडिया के 5 ईयर प्लान्स को फॉर्मुलेट किया, जिसमें रूरल और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, अभी ये जो है ना वो आपको हर प्लान में दिखेगा, हर प्लान में सेम टू सेम चीज है। ऐसा लगता है जैसे कोई चुनावी एक मैं बोलूं कि भाई ध्रुवी आज चुनाव के लिए खड़ी हो रही है, तो ध्रुवी कैसे प्रॉमिस करेगी, हम एग्रीकल्चर को आगे लाएंगे, हम इंडस्ट्री बढ़ाएंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम गरीबी हटाएंगे। हमेशा ये भविष्य काल में ही रहा है, जो कभी वर्तमान काल नहीं हो पाया, और यही सब जगह आपको देखने को मिलेगा। बराबर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक आइडियल, लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। तो प्लानिंग की शुरुआत हो गई। एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, यानी कि जो भी देश के रिसोर्सेज हैं, बराबर, उनको प्रॉपरली यूज करना, इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो एक सवाल जो कई स्कूलों में आता है, पेज 16 पर, गोल्स ऑफ प्लान। द जनरल गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया आर एज फॉलोज। 10 गोल्स हैं, मार्क करते जाओ, मार्क कर दो ये 10 गोल्स पेज नंबर 16 पे, और ये 10 गोल्स लर्न करने का प्रयास करो। शॉर्टकट में, एकदम शॉर्ट में, और बोले ना IINI, मेन बात है, बाय हार्टिंग से ज्यादा समझने की। क्विकली 2 मिनट्स तक बस, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। अब ये 10 गोल्स लर्न करने का तरीका क्या है? इंक्रीज इन नेशनल इनकम, IINI, तो वो अंडरलाइन करके बाजू में लिख दो, IINI, नेशनल इनकम बढ़ाना। Bring about rapid industrialization by focusing on basic industries. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड यानी कि फटाफट, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या? औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण का मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खोलना, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खोलना।
हमें फोकस किस पर करना है? बेसिक इंडस्ट्रीज पर। बेसिक इंडस्ट्रीज यानी कि कौन सी? आयरन एंड स्टील, बराबर। फिर आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, वो सब जो कोई भी टाइप के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है, बेसिक इंडस्ट्री होती है, तो बेसिक इंडस्ट्री, बराबर, हाँ या ना। तीसरा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाना ताकि कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो सके फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। सिद्दीक, आई एम कमिंग इन 1 मिनट, पहले मुझे ये पूरा करना दो। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, bring about rapid industrialization by focusing on basic industries, bring about an increase in agricultural production ताकि country become self sufficient in food grain production। तो पहले इंक्रीज इन नेशनल इनकम, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तीसरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये तीन का एक सेट। पहले की शुरुआत IINI, तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम। दूसरे दो की शुरुआत ब्रिंग अबाउट। दूसरे में लिखा हुआ है ब्रिंग अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पलोमा, अगर आप मेरे साथ बोलेंगे तो आपका लर्न हो पाएगा बेटा, वरना नहीं हो पाएगा बच्चा। प्लीज ट्राई टू स्पीक विथ मी। ब्रिंग अबाउट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे? बाय फोकसिंग ऑन, जो ये लेक्चर में नहीं रहता, बाय फोकसिंग ऑन व्हाट? बेसिक इंडस्ट्री। तीसरा, bring about increase in agricultural production, bring about increase in agricultural production, क्यों? So that the country becomes self sufficient in food grain production। क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री थी और 1947 में हमें फूड ग्रेन्स भी इंपोर्ट करवाने पड़ रहे थे, तो क्या मतलब था उसका? ये 3 पॉइंट होने के बाद चौथे पॉइंट पे सर तीसरा याद नहीं रहता। तीसरा, ब्रिंग अबाउट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्यों? सो दैट कंट्री अचीव सेल्फ सफिशिएंसी। किसमें? इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एक ही बात है। चौथा पॉइंट, यूज द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द कंट्री ऑप्टिमली। अब ये ऑप्टिमली यानी कि सर चश्मे वाला माली, ऑप्टिक्स, चश्मा, माली, वो गार्डनर, ऑप्टिमली नहीं। ऑप्टिमली यानी कि इन द बेस्ट पॉसिबल वे to ensure full utilization। मैं हमेशा बोलते रहता हूं अपना ज्यादा से ज्यादा, हमेशा हमारे जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, दैट इज टाइम, और उन सबको हमारे टाइम, ह्यूमन रिसोर्स, सबका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो यूजिंग ह्यूमन रिसोर्स इन द कंट्री ऑप्टिमली बाय मेकिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करो। पांचवा, रिमूव इनइक्वालिटी इन अर्निंग्स एंड वेल्थ। अर्निंग्स और वेल्थ में जो इनइक्वालिटी है कि अमीर अमीर होते जाता है, गरीब गरीब, तो वो हटाओ। आज बंदे के पास जीने के लिए चलो 1 करोड़ बराबर, तो 70-80 करोड़ का करेगा क्या भाई? तो डोनेट करो ना। मेंटेन स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, कमोडिटीज की स्टेबल प्राइसेस रहे। हमारे वहां तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि एक जगह RK लक्ष्मण का बनाया हुआ मैंने कार्टून देखा था, इसने 2 पिक्चर्स दिए थे, आपको हंसी नहीं आएगी फिर भी बोल देता हूँ। इनिशियली वी यूज्ड टू गेट, इट वाज ऑफ कोर्स हाइपरबोली, इनिशियली वी यूज्ड टू कैरी मनी इन पर्स एंड वेजिटेबल्स इन बास्केट्स, नाउ वी हैव टू कैरी मनी इन बास्केट्स एंड वेजिटेबल्स इन पर्स। ऑफ कोर्स वो हाइपरबोली था, मगर उसने जो फोटो ड्रॉ किया था ना वो सुपर्ब था, क्योंकि एक स्टेबल प्राइसेस नहीं है। आज प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। अगर आप खुशनसीब है और दादा दादी अगर घर पे हैं तो उनको पूछेगा कि 48, 47, 49 के दरमियान जो आलू और स्पेशली ऑनियंस और उन सबके प्राइसेस क्या थे। कमोडिटीज चीज है, ऑल द थिंग्स, और आज उनके प्राइसेस कंपेयर कीजिए, यू विल बी शॉक्ड टोटली। ब्रिंग ग्रोथ द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग, बराबर। तो देखिए, पहला IINI, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग्स एंड वेल्थ, तीसरा मेंटेन स्टेबल प्राइस ऑफ कमोडिटीज।
तीन तीन के ग्रुप करने के। फिर 7, 8, 9 पॉपुलेशन कंट्रोल में लाओ बाय फैमिली प्लानिंग। फोर्थ पॉइंट ये है, यूज द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द कंट्री। फोर्थ पॉइंट में हिमेश रेशमिया को याद रखने का। हिमेश रेशमिया, हिमेश रेशमिया यानी क्या? एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स। सर क्या फालतू बोला, मगर अभी देखो याद रहेगा। यूज ह्यूमन रिसोर्स याद रहेगा कि नहीं? हाँ। इन द कंट्री कैसे? चश्मे वाला माली दिखेगा आपको, ऑप्टिमली। हाउ? बाय मेकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। फोर्थ पॉइंट क्लियर। फिफ्थ पॉइंट, रिमूव द इनइक्वालिटीज इन अर्निंग एंड वेल्थ। सिक्स पॉइंट, मेंटेन एसपीसी। सुन पागल चेतांशी नहीं, हाँ चेतांशी, सुन पागल चेतांशी नहीं। एसपीसी का मतलब क्या? स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। 7, 8, 9 क्या? ब्रिंग पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड डेवलप सोशल सर्विसेज। सातवां पॉइंट है, पॉपुलेशन कंट्रोल में लाओ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, गरीबी हटा के। सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज का मतलब डेवलप सोशल सर्विसेज, यानी कि आधुनिक अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधारो। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इरेडिकेटिंग यानी कि हटाना, पॉवर्टी यानी गरीबी हटाना। मेंटेनिंग स्टेबल प्राइस ऑफ कमोडिटीज मींस जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनकी प्राइस एक ही रहे, स्टेबल रहे, ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो। आज हमारे वहां पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ रहा है, बाकी सब चीजों का प्राइस कितना बढ़ रहा है, तो मेंटेन। या ड्रेनेज सिस्टम इज आल्सो इन सोशल सर्विस। तो बेटा मेंटेन स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, यानी कि किसी ने पूछा था कि भाई एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे मैं आ रहा हूं बेटा। मेंटेन स्टेबल प्राइस ऑफ कमोडिटीज का मतलब पता चला पहले? हाँ, कि कमोडिटीज का प्राइस यानी कि वैल्यू सेम रहे। आज हो ना, देखो ना चीजों के भाव कितने बढ़ रहे हैं, तो इतने जोरदार ना हो। ब्रिंग द ग्रोथ इन पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल बाय फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग की मदद से पॉपुलेशन कंट्रोल ग्रोथ में लाओ। इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, बराबर, गरीबी हटाकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का प्रयास करो। डेवलप सोशल सर्विस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक द इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट। हमें किसी और पे डिपेंड नहीं, आत्मनिर्भर बनाओ। तो ये 10 पॉइंट है। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो, बराबर आशीष भाई। एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो समाज सेवा का काम करती है। आप लोग एक ही एनजीओ को जानते हो, बिन ह्यूमन, सलमान खान की। दूसरी बहुत सारी यूनिसेफ, बहुत सारी एनजीओ होती है, बराबर। फिफ्थ पॉइंट, रिमूव द इनइक्वालिटी इन अर्निंग ऑफ वेल्थ। यू कैन राइट RIEW। इस तरह आप ये 10 पॉइंट याद कर सकते हो, बराबर। अभी पलोमा एवरीवन, मैं चाहता हूं तुम लोग सब 100%, अभी तक तो कॉन्सेंट्रेट किया था, अभी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि वी आर ऑन टू द मिशन इम्पॉसिबल। मिशन इम्पॉसिबल है ये 9 वर्षीय प्लान के खास खास पॉइंट्स नोट डाउन करना और फिर उनको याद रखना। मैं आपको पहले सरल हिंदी में इन सब का मतलब समझाऊंगा और फिर आपको मेन मेन पॉइंट्स बोलूंगा, तो आप लोग फर्स्ट फायर प्लान उसके अपने हिसाब से मेन पॉइंट, सेकंड फायर प्लान उसके मेन पॉइंट, थर्ड फायर प्लान उसके मेन पॉइंट, मेन पॉइंट्स लिखते जाइएगा, ताकि आपको पता चलता जाए कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट कि एक स्ट्रोक में सब याद रहे, बट लेट मी कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ओवर हियर। यहाँ पे मेरे साथ अभी जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग मेरे साथ सब के सब कोऑपरेट करेंगे। हम लोग ये 9 वर्षीय प्लान, 9 ईयर प्लान, बस यही हमारा आज का टारगेट है। ये 9 फायर प्लान हम लोग आज लर्न करेंगे। हमें पूरा वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करना है ना, हम सिर्फ उनके मेन पार्ट्स लर्न करेंगे और अपने शब्दों में उसे कन्वे करेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न इट फॉर ऑब्जेक्टिव। आई डोंट वांट वर्ड टू वर्ड लर्निंग ना,
ऑब्जेक्टिव्स के लिए। वर्ड टू वर्ड लर्निंग कौन से करने का, जो स्कूल में आंसर्स देंगे वो सब। सो आर यू ऑल रेडी एवरीवन? तो चलिए शुरू करते हैं 9 वर्षीय योजना। बराबर सभी लोग मेरे साथ, देवांश, ईशान, धृति, शान, प्रीत, करीना, शिवानी, करण, हितांश, सभी लोग, लक्ष्य पटेल, यश त्रिपाठी, ऋषभ मेनन, कैसा है मेरा दोस्त? हार्दिक शर्मा दिख नहीं रहा है आज मुझे। बराबर, गैलेक्सी J8 कौन है? यश त्रिपाठी, गायत्री जी, गायत्री पहले वीडियो ऑन रखती थी, अभी पता नहीं क्यों नालायक हो गई। वंश सोलंकी, कैसा है बेटा? मुझे तुम सबके चेहरे देखने हैं यार एक बार। अथर्वा, आयुष भाई, चलिए तो अभी सबके नाम, बाकी सब लोग वीडियो तो विजिबल है ही। अभी 5 ईयर प्लान, एवरीवन विद मी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहला 5 ईयर प्लान। तो आप लोग अपने किसी एक दोस्त को पहला प्रधानमंत्री बना दो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए। अपने अपने दिमाग में किसको ले रहे हो? आपको अपने 9 दोस्त हैं, ओके, 9 दोस्त हैं, तो 9 दोस्तों को ही दिमाग में रखना, और उन 9 दोस्तों के लिए 9 चीजें। आपको उन दोस्तों का चेहरा दिखेगा और उन चेहरे पे लिखी हुई मेन मेन चीजें। या यू कैन कीप मी ऑल्सो। पहला वाला फर्स्ट 5 ईयर प्लान, अभी जब देश आजाद हुआ तब सबसे पहला फोकस एग्रीकल्चर पे था कि भाई एग्रीकल्चर किसी तरह बढ़ाना है, समाज को आगे लाना है। बराबर, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थे, बराबर, उसके अंदर एग्रीकल्चर, कैन यू सी एग्रीकल्चर? अपना ये सौम्य का फेवरेट एग्रीकल्चर। बराबर, एग्रीकल्चर सोशल डेवलपमेंट, यानी कि समाज को डेवलप करना है। सब अंडा पॉइल से यो मैन यो बेबी, समाज को ऊपर लाना है। यो राज यो, समाज को ऊपर लाना है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, यस, जहां पे ड्रॉट है वहां पे इरिगेशन से पानी पहुंचाओ, जहां पे बाढ़ है वहां पे फ्लड को कंट्रोल करो। यार बरसात तो लास्ट 2 दिन, उससे याद आया क्या जबरदस्त थी ना। थोड़ा सा ऐसा डर भी लग रहा था रात को, तो बाप रे ऐसा लग रहा था क्या मुंबई डूबेगा क्या। धमाल जोरदार, धप 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 धप। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। हाय पलक, आज पलक का थोड़ा सा नेटवर्क ऊपर नीचे, इसलिए वो इन आउट हो रहा है। तो फिर चलो, एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, ये 3 चीजें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। बराबर, आप लोग एक जगह लिख दो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मेन लिख दो, और फिर जो रिपीट होगा वो बोलना हाँ ये रिपीट ये रिपीट ये रिपीट। इसलिए फर्स्ट लाइन पे एग्रीकल्चर, सेकंड लाइन पे सोशल डेवलपमेंट, थर्ड लाइन पे इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल। प्लीज राइट डाउन दृष्टि। फोर्थ लाइन पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्रिएट करने। विच आर द सोर्स ऑफ एनर्जी? कोल, हाइडल रिसोर्सेज, डैम बांधने, वो सब। नेक्स्ट, रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, गांव गांव में इंडस्ट्रीज को डेवलप करवाओ। अंग्रेजों ने सारी इंडस्ट्रीज जो बर्बाद कर दी थी। सामने हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स, हैवी इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा दो। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, आपको ट्रक पे आपका वो दोस्त दिखेगा छैया छैया करता हुआ। एजुकेशन, विच आई लव यू लव, एंड हेल्थ, प्लीज डू टेक केयर ऑफ दैट। ये सारी चीजें थी। सर बचा क्या? कुछ नहीं, सभी लिया है। टोटल कितनी चीजें, अगर आप 1 to 1 लिख रहे हो तो एक एक करके करके लिख रहे हो, तो टोटल कितनी चीजें? लेट मी सी किसने प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। हाउ मेनी थिंग्स इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान? क्विक क्विक क्विक, किसी ने लिखा ही नहीं। पहला एग्रीकल्चर था, दूसरा सोशल डेवलपमेंट था। मैं 2-2 के कपल्स बनाता हूं, ASD, अबे सुन ध्रुमिल, वैसे ASD, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। और लिंक कर दो इसको, क्या एग्रीकल्चर हुआ, फार्मर की मस्त खेती बाड़ी हो रही है,
सोशल डेवलपमेंट, फार्मर रिच हो गया, फार्मर ब्लेजर पहन के है मगर पगड़ी वैसी की वैसी है। बाढ़ आ रहे हैं, फ्लड कंट्रोल, फ्लड एंड इरिगेशन, यानी कि आपको आपका वो दोस्त दिखेगा, वो एक तरफ एक हाथ में उसके पाइप है जिससे वो पानी दे रहा है, दूसरे हाथ से फ्लड को रोक रहा है। अभी ये तो आयरन मैन है। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, कैन यू सी योर फ्रेंड लाइक दिस? ऐसे इरिगेशन, एक पाइप से पानी दे रहा है, एक हाथ से मस्त ऐसे फ्लड को रोक रहा है। कितना मस्त सीन है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इधर आयरन मैन का सोर्स ऑफ एनर्जी, आयरन मैन का इधर था ना वो। बाद में रूरल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, बराबर। आयरन मैन को आप गांव में देखोगे रूरल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करते हुए, बराबर। हैवी इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, अभी इंडस्ट्री पूरी चेंज हो गई और हैवी इंडस्ट्री बन गई। बड़ा सा अंजलि के ससुर की कितनी बड़ी 500 करोड़ की फैक्ट्री है, वो पूरा दिख रही है। हाँ या ना? तो हैवी इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, मिनरल्स भी दिख रहे हैं मीना बेन। अभी वो सब चीज उठा के सीधा ट्रक में डालो। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फोन करो मम्मी मैं आ रही हूं, ऑन द वे ट्रक में पढ़ो एजुकेशन। हेल्थ बिगड़ी, अच्छी वीक्स लगाओ हेल्थ। अभी देखो ये पूरा स्टोरी बना के आप याद रख सकते हैं। अभी अगर आपको ये स्टोरी याद होगा तो देखो बुक बंद करके, एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट, उसके बाद में भूल गया, कोई बोलेगा बिना देखे? एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट, हाँ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, वो वाला। बाद में आयरन मैन कहाँ घुस गया? सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फिर रूरल एंड स्मॉल इंडस्ट्री, फिर इंडस्ट्री की बड़ी बहन है हैवी इंडस्ट्री एंड मिनरल, अंजलि का ससुराल। फिर बाद में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ। So this planning consisted of measures which laid the foundation of PED. What do you mean by PED? Planned Economic Development. Planned Economic Development. जो लोग मेरे साथ थे उन लोग का ऑफकोर्स याद हुआ होगा, जो लोग नहीं साथ है प्लीज बेटा मेरे साथ हो जाओ, और अगर नहीं लर्न हुआ तो मैं वापस भी करवा दूंगा, बट बी विद मी। सेकेंड 5 प्लान मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार्स ड्रॉ कर सकते हो बाजू में, क्योंकि ये आप सबके सेमेस्टर एग्जाम में इसी में से ऑब्जेक्टिव आएगा। मैं जब भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करवाता हूं वो आता है कि नहीं? आप लोग ने एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा, कोई जादू नहीं है, इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो ये 200% आने वाला है, इसके अंदर सब नाम है। अब सेकेंड 5 प्लान में अलग अलग, सर ऑलरेडी आप एक एक दोस्तों को नाम दिलवा रहे हो, अभी इसके अंदर और दोस्त, कितने दोस्तों को लाए हैं? शांत दीजिए, शांत, याद रख सकते हो अपने आसपास की चीजों से। ये प्लान का एक ही गोल था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो आपका दूसरा दोस्त है उसका नाम लिखो, कौन है वो आपका दोस्त? जो भी है, तो वो आपको इंडस्ट्री के बाहर मस्त टोपी ओपी के साथ दिखेगा। ये दूसरा दोस्त सेकेंड 5 प्लान वाला। आप लोग के स्कूल में कोई टेक्निक दी है इसको याद करने की, वरना फिर मैं देता हूं। स्कूल में कैसे याद करवाया आपको? सिद्धि शुभम ने बोला कोई टेक्निक दी है? आई एम तो ओपन टू ऑल द टेक्निक्स। मैं तो एक एक बंदे के नाम से याद रखता हूँ, यहाँ पे सब साउथ इंडियन साउथ इंडियन सब नाम है, मस्त है। नहीं, सिद्धि शुभम ने बोला शायद कोई टेक्निक दी हुई है। वेल, इस प्लान के गोल्स थे इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो सेकेंड 5 प्लान पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसमें सबसे पहली फैक्ट्री हम सब याद रखते हैं, पहली फैक्ट्री मैं देता हूं मेरे हिसाब से आयरन मैन को, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट दुर्गापुर, बराबर। मेरे लिए अर्थ है, अर्थ ये ले पकड़, हाँ अर्थ आयरन मैन है और उसकी वाइफ का नाम दुर्गा है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दुर्गापुर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दुर्गापुर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दुर्गापुर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दुर्गापुर। दूसरी हर्ष जोशी, हर्ष जोशी का ससुराल साउथ में है, उसके ससुर का नाम मिस्टर पिल्लई, जो भाई जैसा दिखता है तो उसको प्यार से बुलाता है भिल्लई, जो रोज हर्ष को केला खिलाता है, बराबर। सॉरी हाँ, ये सब अर्थ का है, आपका नहीं है, मैंने अर्थ को ही दे देता हूं, मेरे से मिस्टेक हुआ। हाँ अर्थ, तेरी सासू माँ का नाम दुर्गा,
तेरे ससुर का नाम मिस्टर पिल्लई अर्थात भिल्लई, और वो रोज तुझे केला खिलाते हैं, और तू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुआ, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अर्थ की है दुर्गापुर भिल्लई राउरकेला, DBR, बराबर, DBR। याद रखना, अर्थ के ससुर मिस्टर DBR, डोले भयानक रुद्र नहीं, डोले भयानक रुद्र नहीं। हाँ, आप याद रख सकते हो, आयरन एंड स्टील फैक्ट्री, अर्थ की सासू मां दुर्गा, ससुर भिल्लई जो रोज उसको केला खिलाएं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट दुर्गापुर भिल्लई राउरकेला, दुर्गापुर भिल्लई राउरकेला, दुर्गापुर भिल्लई राउरकेला, दुर्गापुर भिल्लई राउरकेला। ससुर भिल्लई, मिस्टर पिल्लई इक्वल्स टू मिस्टर भिल्लई। आदिवासी है ना, उसका ससुर भील जैसा है, भील आई राउरकेला। इतना याद रहा। आयरन स्टील फैक्ट्री कहां पे है? लोखंड की फैक्ट्री दुर्गापुर भिल्लई राउरकेला। दूसरा अभी मैं हर्ष को देता हूं, हर्ष ले, केमिकल फैक्ट्री। हर्ष को उसकी वाइफ हमेशा बोलती है एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो हर्ष बाबू, तो उसने केमिकल का सिंदूर बना दिया। सर ये क्या बोले? केमिकल फैक्ट्रीज प्लांट एट सिंदरी, सिंदरू सिंदूर की जगह सिंदरी, तो हर्ष को देख के आपको सिंदूर याद आएगा, सिंदरी। केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट, लो हर्ष ने केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट डाला, सिंदरी, केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट एट सिंदरी। तीसरा अथर्व, ले अथर्व सावंत। अथर्व भाई आपको है ना मस्त इंजन पे दिखेगा, रेलवे इंजन फैक्ट्री, रेल इंजन की फैक्ट्री। मेरे को ये देखने को जाने की, वैसे भी रेलवे इंजन है ना बड़ा इंटरेस्टिंग दिखती है, इट्स फैसिनेटिंग होता है। खास करके मुझे टॉम एंड जेरी का और रेल वो छुक छुक गाड़ी दिखता है जिसमें टॉम ऐसा मस्त ऐसे इंजन पे बैठा होता है। तो रेल इंजन फैक्ट्री एट चित्तरंजन, बराबर। अथर्व की सासू माँ का नाम चित्रा है और ससुर का नाम रंजन है, तो दोनों मिला के चित्तरंजन। तो रेल इंजन फैक्ट्री एट चित्तरंजन, बराबर, हाँ या ना? अथर्व को मैं और एक फैक्ट्री देता हूं क्योंकि वो रेलवे बोगी की है, फैक्ट्री ऑफ रेलवे बोगी, क्योंकि इंजन बन गया, अभी बोगी भी चाहिए ना। एट पेराम्बूर, पेर आम बुर, वो पेड़ होता है ना उसके साथ आम का पूरा ऐसा जूस बनाता है, पीता है, अच्छा नहीं लगता इसलिए बुर्र, तो पेराम बुर्र। बुगी यानी कि क्या होती है? बोगी, इंजन के पीछे जो डब्बे लगे होते हैं उसको बोगी बोलते हैं। तो पहले भाई साहब ने इंजन बनाई अथर्व ने, रेल इंजन फैक्ट्री एट चित्तरंजन, चित्रा और रंजन, अरे वाह, अथर्व दिख रहा है सासू माँ और ससुर के साथ। फिर फैक्ट्री ऑफ रेलवे बुगी वुगी एट पेर आम बुर्र। चलो स्टार्ट करें। आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कहां पे है? दुर्गापुर भिल्लई राउरकेला, दुर्गापुर भिल्लई राउरकेला। हर्ष क्या था? केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री प्लांट, CFP, केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट CFP एट सिंदरी। तीसरा ये रेल इंजन फैक्ट्री, ऐसा कर अथर्व चुक चुक गाड़ी ऐसा, रेल इंजन फैक्ट्री एट पेराम्बूर एंड फैक्ट्री नहीं, रेल इंजन फैक्ट्री एट चित्तरंजन, सॉरी, एंड फैक्ट्री ऑफ रेलवे बोगी एट पेराम्बूर। अब राज पकड़, राज शिप पे खड़ा है, टाइटैनिक वाली शिप बिल्डिंग फैक्ट्री एट, उसकी सासू मां का नाम विशाखा है जिसको उसने पटा लिया, विशाखापट्टनम। प्रिया खुश हो गई, भाभी आ गई, चलो विशाखापट्टनम। चलो बेटा इतना क्लियर हो रहा है। ह्यूज डैम्स जैसे भाखरा नंगल, दामोदर वर बिल्ट ताकि वाटर एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल हो। इट लेड टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। सेकंड 5 प्लान के एम्बिशियस गोल्स के इंडस्ट्रियलाइजेशन के, आयरन एंड स्टील फैक्ट्री कहां पे? जोर से बोलो, उधर से जोर से बोलो, जय माता दी नहीं, दुर्गापुर। ध्रुमिल ने मस्त जोर से बोला। दूसरा कौन सा? ससुर का नाम DBR, भिल्लई, भिल्लई। अर्थ का ससुर आदिवासी है, आदिवासी लोग यानी कि भिल, एंड मिस्टर पिल्लई का भाई भिल्लई। और तीसरा क्या? राउरकेला, रोजकेला, राउरकेला। हर्ष जोशी जो कि क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट एट सिंदरी, चुटकी भर सिंदूर। तीसरा अपना अथर्व था, उसने 2 फैक्ट्रियां ले ली,
रेल इंजन फैक्ट्री एट चित्तरंजन एंड फैक्ट्री ऑफ रेलवे बोगी एट पेराम्बुर। बाद में राजभाई शिप बिल्डिंग फैक्ट्री, और उसकी वाइफ का नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, विशाखापट्टनम। बराबर। ह्यूज डैम्स कौन से थे? भाखरा नंगल और दामोदर। ह्यूज डैम्स कहां पे बने? भाखरा नंगल और दामोदर। आई होप सो सेकंड फायर प्लान भी लर्न हुआ। फर्स्ट फायर प्लान, सेकंड फायर प्लान। अभी लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन सर, अभी याद नहीं रहेगा, डिफिकल्ट है अभी। थर्ड फायर प्लान पे आप एक बात नोटिस करो, फर्स्ट प्लान पे हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया एक्चुअल में, सेकंड प्लान पे हमें इंडस्ट्रीज पे फोकस किया एक्चुअल में, तो थर्ड प्लान में हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों को मिला देते हैं एक्चुअल में। दिस प्लान एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट अ बैलेंस इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। दूसरा ऑब्जेक्टिव वही IINI, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, हैवी इंडस्ट्री, डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट, DIT, मिनरल इंडस्ट्री, डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल इंडस्ट्री, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी मींस गरीबी हटाना, एंड एक्सपांड द अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना। इट्स मोर और लेस द सेम ओनली। बराबर बेटा? हाँ या ना? क्लियर? पक्का? थर्ड फाइव प्लान के बाद घपला हो गया, प्रधानमंत्रियों का घपला हो गया, तो 1 ईयर प्लान आ गए 1966 से 69 तक। 5 वर्षीय योजना नहीं, एक एक साल में प्लान बदलते रहे। सर ये तो हमारी तरह है, हम रोज सोचते हैं आज मैं इतना लर्न कर ही दूंगा, बाद में उतना लर्न करता ही नहीं हूं। एग्जैक्टली, है ना चेतन सिंह? नहीं है जो प्लान तो। ये पीरियड में इंटेंस फेमाइन, दुष्काल था, चाइना ने इन्वेड किया था, पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, तो गवर्नमेंट को डिफेंस पर फोकस करना पड़ा रेदर देन डेवलपमेंट। और फेमाइन के कारण गवर्नमेंट को मेजर्स लेने पड़े कि भाई फेमाइन को किसी तरह कंट्रोल किया जाए। इसके कारण इंडियन इकोनॉमी पे बहुत स्ट्रेस पहुंचा। फिर आए फोर्थ फाइव प्लान पे 1969 टू 1974। आपको मैच द कॉलम आएंगे। फर्स्ट फाइव प्लान 1951 टू 1956, आपके दोस्त वाइज याद रहेंगे, 51 से 56, अब तक 56। सेकेंड फायर प्लान 56 टू 61, थर्ड फायर प्लान 61 टू 66, 66 टू 69 ब्रेक, फिर 69 से 74। फोर्थ फायर प्लान में बोला कि भाई अभी बहुत सारा इंडिया का बैंड बाजा बारात हो चुका है, अभी इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आत्मनिर्भर? सेल्फ रिलायंट। मैंने बोला था ना, मैं आगे वाले में से कॉपी नहीं करूंगा, खुद चिट लेके जाऊंगा। सेल्फ रिलायंट, यस। इंटेंशन बिहाइंड सेटिंग द गोल ऑफ दिस प्लान के इंडिया सेल्फ रिलायंट बने। पॉइंट नंबर 1, इंडिया शुड बी सेल्फ रिलायंट। दूसरी बात, गवर्नमेंट शुड डेवलप बेसिक इंडस्ट्री। सर फर्स्ट प्लान से चालू है, अब तक नहीं बनी। अभी तो हम मम्मी को भी बोलेंगे, मम्मी बोलेंगे ना इतने दिनों में तेरा इतना पढ़ के नहीं हुआ। मम्मी अगर 15 साल में हमारी गवर्नमेंट बेसिक इंडस्ट्रीज नहीं खोल सकती तो आप बच्चे से 15 आंसर की उम्मीद करते हो? ऐसा मत बोलना। सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट मींस मोर और लेस वन एंड द सेम ओनली। इंक्रीज द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बराबर। और लास्ट, पे अटेंशन टू एस्टेब्लिश अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इस प्रोग्राम की खास बात क्या थी? 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मींस गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि उन्होंने देखा ये गवर्नमेंट है ना, ये जो बैंक्स है ना, वो सिर्फ अमीरों को पैसा दे रही है। जो गरीब आदमी, आम आदमी, मैंगो पीपल, फ्रूटी पीपल, आम किसान जो है, किसान जैम जो है, वो बेचारा जैम में ही पड़ा हुआ है, उसको कोई मदद नहीं कर रहा है, उसको उधार देना होगा। तो इसलिए, मगर ये प्लान सक्सीड नहीं हुआ। सर टेल अस समथिंग न्यू। ये प्लान सक्सीड नहीं हुआ। बांग्लादेश वॉर के कारण हमारी इकोनॉमी थोड़ी हिल गई थी। गांव भर से रेफ्यूजीज आए थे बांग्लादेश से। रेफ्यूजी यानी कि शरण लेने के लिए वहां से लोग, उनका बर्डन, प्लस इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमी सफर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट और रेलवे सर्वेंट्स की पगार भी बढ़ानी पड़ी थी। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में। एयरलिफ्ट अक्षय कुमार,
तो ये सारे गड़बड़ियां हो रही थी। समझ में आ रहा है फोर्थ फायर प्लान कि भाई इंडिया शुड बी सेल्फ रिलायंट, गवर्नमेंट शुड डेवलप बेसिक इंडस्ट्री, इंक्रीज द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पे अटेंशन टू एस्टेब्लिश सोशलिस्ट पैटर्न। ये 4 चीजें किया। क्या 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया, मगर बांग्लादेश रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम, बांग्लादेश वॉर का प्रॉब्लम, गवर्नमेंट और रेलवे सर्वेंट्स की प्राइस राइज एंड राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये था फोर्थ फायर प्लान का सीन। तो फोर्थ आपके ऐसे दोस्त को बनाना जो पूरा लोचा ही है, जो कभी भी कुछ काम करने जाता है तो गड़बड़ी कर देता है। सर ऐसा तो मैं खुद हूँ। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट अपने आपको देना। अभी फिफ्थ फायर प्लान, ये प्लान तो बहुत ही एम्बिशियस निकला। 74 to 79 ये प्लान में बोला हम इंडिया को इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे। कब? 51 से बोल रहे हो, बाय एलिविएटिंग पॉवर्टी, गरीबी हटाएंगे। अबे गरीब हट गए, गरीबी नहीं हटी अब तक। वी विल एलिविएट पॉवर्टी। ऑब्जेक्टिव्स क्या था पहले? IINI, सर टेल अस समथिंग न्यू। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, वो तो अभी भी है। मेक लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल, हम रोजगार पैदा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा युवकों को रोजगार देंगे। सप्लाई एजुकेशन, न्यूट्रिशियस फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि बच्चे पढ़ाई करने नहीं आ रहे हैं। ये स्कीम तो बड़ी अच्छी थी। आज गांव में है ना, बच्चों को पढ़ाई, यानी कि किड्स वर नॉट गेटिंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी। तो क्या किया गया? व्हाट वाज डन? ऐसा कहा जाता था कि स्पेशली गर्ल्स, कि भाई वो लोग अगर पढ़ाई करने जाएंगे तो फिर इधर काम कौन करेगा। तो गांव में उनको मिड डे, आई मीन हर जगह उन्हें एजुकेशन में, म्यूनिसिपैलिटी स्कूल्स में मिड डे मील्स प्रोवाइड किए, यानी कि बच्चों को अगर वो स्कूल में जाएंगे तो उनको खाना भी मिलेगा ब्रेक में। तो अभी पेरेंट्स को ये लालच कि वैसे तो 2 वक्त की रोटी मिलती नहीं है, ये ब्रेक में जो खाना मिलेगा ना, थोड़ा तू खाना, थोड़ा घर पे लेके आना। इतनी गरीबी बेटा। मगर हमारे यहाँ कुछ लोग इतने गधे हैं कि गरीबों के कटोरे में से भी वो लोग है ना, चवन्नी चुराने में, 8 आना रुपया चुराने में उन लोग को शर्म नहीं आती। जो पैसा आता था उसमें से भी है ना, इट्स लाइक लाख रुपया एलोकेट होता हो तो 50,000 अपनी जेब में और बाकी के 50,000 का फूड प्रोवाइड करना। दाल में पानी डाल देना, चावल में कंकर पत्थर डाल देना, मिलावट करना, और बच्चों को सब ग्रेडेड, सब स्टैंडर्ड फूड्स खिलाना। योजनाएं हमारे वहां बहुत अच्छी थी, मगर उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत गड़बड़। सप्लाई एजुकेशन, न्यूट्रिशियस फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, मेक फैसिलिटीज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इन रूरल एरिया, गांव में अस्पताल खोलो। सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम ऑन लार्जर स्केल, ब्रिंग डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बेसिक इंडस्ट्री सुधारो, फूड ग्रेन्स परचेज करके एंड अदर लाइफ सस्टेनिंग गुड्स, यानी कि फूड ग्रेन्स और बाकी जो जरूरत चीजें हैं, यहाँ पे PDS सिस्टम की शुरुआत हुई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आर यू अवेयर ऑफ व्हाट इज PDS? एनीवन? राशन कार्ड होता है हम सबके पास। गवर्नमेंट एक साथ बहुत सारा फूड ग्रेन्स और जो जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं वो खरीदती हैं, और उन्हें कुछ कुछ शॉप्स को लाइसेंस दिया होता है, उन्हें वो सस्ते दामों में उन शॉप्स को देती हैं, ताकि वो शॉप्स उन्हीं सस्ते दामों में गरीबों को दें। सबको अपने राशन कार्ड में जितने लोग होते हैं उसके हिसाब से सस्ता अनाज मिलता है। जो भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के हो, उनको ज्यादा अनाज मिलता है। प्लान कैसा था ये PDS का? बेस्ट, ताकि गरीबों को 2 वक्त की रोटी तो मिले। गवर्नमेंट के गोदाम से अनाज निकलता, जिन लोग को लाइसेंस मिले थे उनकी दुकानों पर ही अनाज पहुंचता, केरोसिन के डब्बे पहुंचते। उन लोगों का काम होता था कि ये सारा अनाज, ये यूज्ड टू बी अ क्वालिटेटिव, बिकॉज गवर्नमेंट का होता था, ये सारा तेल वो सब इन लोग को प्रोवाइड करे। तो नायक मूवी अगर ध्यान से देखा हो तो ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पास से जो भी अनाज आता है उसके 2 हिस्से कर देते। एक जो बहुत अच्छा होता था वो बाहर पीछे ब्लैक में बेचते, और बाकी के अनाज में कंकड़ पत्थर डाल के
सब स्टैंडर्ड मेजर करके गरीबों को देते कि कौन कुछ बोलेगा। जो तराजू होता था ना उसके नीचे मैग्नेट लगा देते, इसलिए 50 ग्राम का, हाँ ऑरेंज ग्रीन अलग अलग कार्ड होते, तराजू के नीचे मैग्नेट लगा देते, तो 1 किलो में सिर्फ 50 ग्राम ही मिलता। इवन वो अगर आपने नायक मूवी में देखा होगा, वर्ल्ड कप बताता है कि इधर से मेजर करो उधर से मेजर करो, इतना ही आएगा। तो ये सब गोलमाल हुए हमारे में। वेलकम टू इंडिया। By monopoly purchase, monopoly means single purchase, and make them available to the poor at reasonable prices through public distribution system. योजनाएं बहुत अच्छी हैं मगर उनका इम्प्लीमेंटेशन, वही हमारे यहाँ गड़बड़ है। We have good one of the best all the schemes and all the policies, but उनके इम्प्लीमेंटेशन में ये खास करके मोनोपोली परचेज, क्या परचेज फूड ग्रेन्स एंड अदर लाइफ सस्टेनिंग गुड्स, जीवन उपयोगी वस्तुएं बाय मोनोपोली परचेज एंड मेक देम अवेलेबल टू पुअर एट रीजनेबल प्राइसेस थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मगर ये फिफ्थ प्लान में भी ये गोल्स हासिल नहीं हुए, फिफ्थ प्लान में भी ये गोल्स हासिल नहीं हुए। गरीबी नहीं हटी, एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल में नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी नहीं। 1977 में जनरल इलेक्शंस हुए, वहां पे कांग्रेस पार्टी डिफीट हुई, जनता पार्टी पावर में आई। न्यू गवर्नमेंट ने ये प्लान बीच में ही रोक दिया, 74 का प्लान 78 में ही रोक दिया और रोलिंग प्लान चालू किया, नया प्लान। ये सर्कस देखो मस्त है, फ्रॉम अप्रैल 1978। मगर ये प्लान भी फेल हुआ। 1980 में लोकसभा इलेक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी वापस में पावर में आ गई, उन्होंने ये रोलिंग प्लान कैंसिल करके वापस पहले की तरह प्लानिंग चालू। छोटे बच्चे हैं ना ये लोग, झगड़ते रहते। आज की डेट में कोई दो दोस्त है, दो अलग अलग पार्टीज हैं, दोनों का सिर्फ एक ही काम है, दोनों सास बहू हैं, एक दूसरे की बुराइयां ही निकालेंगी, कभी अच्छाई तो देखेगी ही नहीं। रोलिंग प्लान ये था कि हम लोग हर साल का अलग अलग प्लान करेंगे, क्योंकि 5-5 वर्ष की योजना सक्सेस नहीं होती। तो 77 में आपको पता है ना, वो पहले इंदिरा गांधी गई, फिर बाकी के 3 प्राइम मिनिस्टर अलग अलग आए, फिर इवेंचुअली वापस इंदिरा गांधी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि देखा भाई वही बराबर कर रही है, जैसी है तैसी है, वही बराबर है, उसको ही लेके आए। तो वो पूरा सीन। फिफ्थ 5 ईयर प्लान प्लीज एक बार पढ़िए, आई गिव यू 2 मिनट्स। फिफ्थ प्लान पहले क्लियर हुआ और 77 का पूरा घपला। अभी 6th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान का मेन बात ही लर्न करना है कि कौन कौन था, क्या क्या था, ऑब्जेक्टिव सिर्फ, और उसके बाद ये जो 3 रोलिंग प्लान है इसकी कहानी याद रखो। अभी 6th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान में मेन 4 प्रोग्राम्स आए। ये प्लान में भी देयर वाज गरीबी हटाना, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो AOP एंड EG। ये प्लान के ऑब्जेक्टिव थे कि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ाओ, गरीबी का स्तर कम करो, अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस द रेट ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, शेप एंड इंप्लीमेंट पॉपुलेशन पॉलिसी। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई छोटा परिवार सुखी परिवार, तो स्मॉल फैमिली नॉर्म, हम दो हमारे दो, ऐसा सब निकाला गया ताकि लोग वॉलंटरीली आगे बढ़े और पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखें। मेन याद रखना ये 4 चीजें, मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो बॉक्स में है वो, क्योंकि आपको खास करके सेंट जोसेफ को ये फुल फॉर्म में आएगा। 4 प्लान्स लॉन्च हुए।
IRDP, that is Integrated Rural Development Program, Rural Landless Employment Guarantee Program, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और सलेम स्टील प्लांट। ये 4 नाम याद रखने। फिर आया 7th फायर प्लान। ये प्लान में वापस स्ट्रेस वाज ऑन फूड, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस प्लान के? डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस, इंप्रूविंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, नेशनल इनकम मिनिमम 5% बढ़ानी है और फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाना है। उसमें ये सब प्लान्स चालू हुए। वो याद रखना है बॉक्स। जवाहर रोजगार योजना, इंडिया आवास योजना, स्कीम ऑफ 10 lakh wells. It was very important from point of view of, yes, all the pink boxes are very important for the employment generation. तो 7th फायर प्लान के ये पिंक बॉक्स याद रखना। 5th 6th फायर प्लान के ये पिंक बॉक्स और 7th फायर प्लान का ये। 8th फायर प्लान, इसमें प्राइवेट सेक्टर पे जोर दिया गया। बेटा नाउ आई नीड योर 10 मिनट्स ओनली बेटा प्लीज। अब तक का थोड़ा थोड़ा समझ में आया? 8th फायर प्लान, इस प्लान के ये फीचर्स थे। मेंटेन द रेट ऑफ ग्रोथ इन नेशनल इनकम एट 6.5%। रेट ऑफ ग्रोथ इन नेशनल इनकम एट 6.5%। कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, एनकरेज फैमिली प्लानिंग, रिमूव इलिटरेसी एंड एक्सपांड प्राइमरी एजुकेशन। अभी इस प्लान में कौन से प्रोग्राम्स थे? ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट योजना, महिला समृद्धि योजना, महिलाओं की प्रोस्पेरिटी की योजना, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय योजना, नेशनल सोशल फाइनेंशियल हेल्थ स्कीम, मिड डे मील स्कीम, इंदिरा महिला स्कीम, गंगा कल्याण स्कीम, ये गंगा नदी को सुधारें। 8th प्लान में इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर गृहों। ये दिस प्लान इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड फ्री मार्केट पॉलिसी एडॉप्टेड इन 1991, जो आगे के प्लान में। एंड नाउ वी आर ऑन टू द लास्ट प्लान, 9th फाइव प्लान। इस प्लान का फोकस क्या था? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, क्रिएट हेल्दी कंपटीशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस टेलीकम्युनिकेशन, रोड्स और सब में। गिव ए न्यू डायरेक्शन टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। इस 9th फाइव प्लान में कौन सी स्कीम्स आई? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी, राज राजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अन्ना योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एक्सेट्रा। यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम और सर्विस सेक्टर में अचीवमेंट हासिल हुई। This was the growth in the field of construction and communication. इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोडवेज, रेलवेज, कम्युनिकेशन, वो सब। अभी बच्चों आपके लिए आज का सबसे डिफिकल्ट काम जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं और आप लोग सब देख सकते हो। आज का आपका होमवर्क मैं बाद में भेजूंगा भी, बट स्टिल होमवर्क ये रहेगा कि आपको रीड हिस्ट्री 4th चैप्टर एंड लर्न मेनली ऑब्जेक्टिव्स। एंड लर्न मेनली क्या? ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ प्लान्स एंड ट्राई टू लर्न देम, स्पेशली पिंक बॉक्सेस। बेटा कुछ लिखो मत पीछे। या IJS has to wait, everyone has to wait। कोई जाएगा नहीं अभी? मिस है, वो देख रही है कौन जा रहा है। I have many things to announce of plans and especially learn अक्षय कुछ टाइप मत करना अभी बेटा। Especially learn 2nd five plan
especially learn second and eighth fire plan. Second and eighth fire plan, क्योंकि इसका पूरा इसका आंसर भी है पीछे। एसआरबी बेचारों को तो वो लोग है ना वर्कशीट में सारे के सारे प्लान रन करवाएंगे, स्पेशली बॉक्सेस। और उसके अलावा कम से कम तीनों टाइप की रेंज लर्न कर डालना सर में, साइक्लोनिक, ओरोग्राफिक और कौन सी तीसरी रेंज थी? साइक्लोनिक, ओरोग्राफिक और कन्वेक्शनल रेंज, ये तीन टाइप की रेंज इतना लर्न करना है। एलडब्ल्यूसी करना है, हम लोग ने बनाई हुई है। मैं वापस होमवर्क लिख के भेज रहा हूँ ताकि आपको क्लियर है एलडब्ल्यूसी क्या है। थोड़ी देर में मैं होमवर्क लिख के भी भेज रहा हूँ। जिन लोग की एग्जाम्स चालू है उन लोग को कोई होमवर्क नहीं है, जिन लोग की एग्जाम्स नहीं है वो लोग को करना है। मैं होमवर्क पूरा लिख के भेज रहा हूँ। गिव मी सम टाइम, एज सून एज द लेक्चर्स आर ओवर आई विल राइट। फिलहाल आप लोग थोड़ी देर आराम करके, फिर भी 2 लोग चले गए थे, आप लोग आराम करके थोड़ी देर बाद ये फायर प्लान्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स खास लर्न कर दीजिएगा। होमवर्क ग्रुप की लिंक मैं भेज देता हूँ। हाँ, मैं आप लोग को पहले टाइमिंग बता दूं। 1 मिनट, एवरीवन प्लीज स्टे हियर 2 मिनट के लिए। करण चौधरी, आर यू देयर? या करण चौधरी, आर यू देयर? या Mary's can do only 4th chapter for homework. बेटा कल बाद में स्कूल के बाद आप क्या करोगे? अभी 4th चैप्टर लर्न करोगे, स्कूल के बाद आप दूसरा कर सकते हो ना। आईजीएस को होमवर्क ही नहीं है भाई। जस्ट 1 मिनट रुको तुम लोग। तुम लोग को जानना है इसलिए मैं ना ग्रुप में भेज दिया है। मलाड क्लास विल रिमेन ओपन ऑन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 10 to 12, 3 to 6, सुंदरनगर 2 to 6, ट्यूसडे थर्सडे, कांदिवली क्लास 2 to 5। अगर फीस पे करना है तो आप इस टाइम पे फोन करके फिर जा सकते हैं। बराबर। होमवर्क की लिंक मेरे ख्याल से मैंने भेजी थी या नहीं भेजी है? नहीं भेजी है ना? आपको सचिन सर ने बोला होमवर्क का एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। एक ही मोबाइल से ज्वाइन करना, एक ही मोबाइल से, 2 मोबाइल नहीं होने चाहिए। कल हम लोग हिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बराबर। इसमें मैं चाहता हूं अगर आप एडवांस में अगर कुछ और लर्न करना चाहे ना तो कम से कम 20 पॉइंट प्रोग्राम लर्न करके आना, क्योंकि वो एक आंसर है। बराबर। अभी जिन लोग की एग्जाम्स हैं, दैट इज IJS, OLR and XYZ, जिसकी भी एग्जाम है, Anjanamal, they will stay, the others will go. Goodbye, God bless, do take good care of yourselves.